जी न्यूज़ पोर्टल के जितने भी मेरे दर्शक हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। और अनछुए पहलू नहीं आएगा, ये हमने बताया था आपको, लेकिन आज से हम एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और उस प्रोग्राम का नाम है मेरी आवाज़ सुनो। मेरी आवाज़ सुनो का मतलब है हर उस आम आदमी का दर्द जो पीड़ित है, या तो कानून से या अदालतों से या सरकारी तंत्र के भ्रष्टाचार से गुहार लगाता है, भटकता रहता है, दर दर ठोकरें खाता है, मगर उसे इंसाफ नहीं मिल पाता। वो चाहता क्या है? आम आदमी सिर्फ इतना चाहता है कि तंत्र उसकी सुने, तंत्र उसको महत्व दे और कहीं ना कहीं उसकी आवाज़ जो है वो तंत्र तक पहुँचे, शासन तक पहुँचे और उसे इंसाफ मिले। हमारे सामने कई बार ऐसे मुद्दे आते हैं दोस्तों, जब आम आदमी बहुत पीड़ित होता है लेकिन उसे न्याय नहीं मिल पाता। उसे लगता है कि मेरी आवाज़, मेरी बात जो है वो सुनी नहीं जा रही। हम एक ऐसा प्रोग्राम शुरू करने वाले हैं जिसमें आम आदमी की आवाज़ होगी, आम आदमी का दर्द होगा, उसकी तकलीफ़ें होंगी और दूसरी बात उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्ट तंत्र जो है उसका महत्वपूर्ण रोल होगा, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आज दो कहानियाँ मेरे सामने आईं और मैंने उन दोनों कहानियों का विश्लेषण किया। मैंने उन शख्स से मुलाकात की, बात की और पता चला कि शायद कहीं ना कहीं ये शिकार हुए हैं हमारी उस लाल फीताशाही के, जब इनको इंसाफ मिलना चाहिए था, इनकी सुनी जानी चाहिए थी, लेकिन मामला उल्टा हो गया। ना उनकी सुनी गई, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अच्छा, एक मुद्दा तो ऐसा आया बड़ा ज़ोरदार कि जिसमें खुद तंत्र को पता है कि हाँ मैं गलत हूँ, जिसमें व्यवस्था को पता है कि हाँ हम गलत हैं, मगर पीड़ा जो झेलनी पड़ रही है ना वो आम आदमी को झेलनी पड़ रही है। उसका कोई दोष नहीं है, उसका कोई कसूर नहीं है, उसका कोई गुनाह नहीं है, मगर फिर भी वो एक मानसिक तनाव से गुजर रहा है। वो गुहार लगा रहा है विभाग के सामने कि साहब प्लीज़ मैं गलत नहीं हूँ, आप सुनिए मेरी बात। विभाग कह रहा है बिल्कुल आप गलत नहीं हैं, हम मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, मगर जांच और आश्वासन, ये दो चीज़ें ऐसी हैं साहब हिंदुस्तान में जो कहीं भी आप चिपका दो। जैसे मैं आपको बताऊं, हिस्ट्री में एक प्रश्न आता है, मान लीजिए किसी युद्ध के बारे में, उसके कारण और परिणाम जानने हों तो सीधे सीधे चार जो है ना फैक्ट वो सामने आते हैं: धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण और आर्थिक कारण। वैसे ही हमारे यहाँ की तंत्र व्यवस्था में ऐसे ही दो कारण हैं, जांच और आश्वासन। यानी या तो तंत्र जांच के लिए भरोसा देता है या फिर ये आश्वासन देता है कि हाँ आपके साथ गलत हुआ है और आपको इंसाफ मिलेगा, मगर वो कितनी देर में मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इनको देखते देखते पीढ़ियाँ गुजरता जाती हैं साहब। अदालतों में केस चलते रहते हैं, मुकदमे चलते रहते हैं, मगर फैसला नहीं हो पाता। छोटे छोटे काम जो हैं वो समय पर अगर हो जाएं तो लोगों को समय पर न्याय मिल जाए। ऐसी ही दो स्टोरियां मैं आज आपके सामने लेकर के आऊँगा, उन लोगों से आपकी बात करवाऊँगा और आप तक ये बात ज़रूर पहुंचाऊंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि गूंगे और बहरे उस तंत्र तक ज़रूर पहुंचाऊंगा जिनकी वजह से वो लोग आज परेशान हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और उनका कोई गुनाह नहीं है, वो बेकसूर हैं, उसके बावजूद भी उनको कसूरवार ठहराया जा रहा है और वो परेशान हैं, पीड़ित हैं, दर्द है उनका अपना। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, एक तो शेयर करें, फटाफट खबरों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, क्योंकि आज दो मुद्दे हैं। दो मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा एक जो आया मेरे सामने वो है हिंडौन से उर्मिला शर्मा जी। पहले मैं उनसे आपकी बात करवाऊंगा, उर्मिला जी का दर्द क्या है। उर्मिला जी के जो पति हैं उन्होंने 1965 और 1971 की जो युद्ध हुए थे, भारतीय सेना ने जो जंग लड़ी थी, उसमें उन्होंने अपनी भूमिका अदा की थी। रिटायर हुए, रिटायर होने के बाद में अपने परिवार के साथ अच्छा जीवन यापन कर रहे थे। 4 साल पहले उनकी मौत हो गई और उससे पहले वो अपने परिवार के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारा कुल मिलाकर के ये है कि जीवन यापन के लिए प्लॉट है या ज़मीन है वो दे करके गए। कुछ लोगों की नज़रें पड़ी और उन्होंने उन पर कब्ज़ा करने की मंशा से उस परिवार के साथ में मारपीट करना शुरू कर दिया, उस परिवार को दबाना शुरू कर दिया। उर्मिला जी ने हर दर को ढोका, यहाँ तक कि मेरे पास उन्होंने सबूत भेजे कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लेटर लिख करके इस बारे में बताया कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा और मेरे परिवार को अभी भी डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मेरी ज़मीनों पर, मेरे प्लॉट पर या मेरी संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। उनसे मैं आपकी बात करवाऊंगा। और दूसरा बड़ा एक हास्यास्पद मामला है,
उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा ज़रूर और उनसे भी मैं आपकी बात करवाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं उर्मिला जी से, जो हिंडौन की रहने वाली हैं, बुज़ुर्ग महिला हैं, लगभग 75 साल की उनकी उम्र है। घर में एक बेटा है, बहू है और एक है पोती। मारपीट उनके साथ की गई कुछ लोगों के द्वारा जनवरी में, और उन्हीं के जो बेटे हैं उनको झूठे मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया गया पुलिस के द्वारा। पुलिस के द्वारा दबाया गया, जगह जगह उन्होंने गुहार लगाई, चाहे मंत्री हों या कोई भी हो, उनको भेजा गया। बिल्कुल, तो हिंडौन वाला जो मैटर है उस पर मैं आपकी बात करवाता हूँ उर्मिला जी से लाइव कि क्या मैटर है और क्या चीज़ें निकल करके उसमें सामने आ रही हैं, ताकि वो सच सामने आए। और हमने उर्मिला जी को ये आश्वासन भी दिया है कि मैम देखिए, हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि सच सामने आए, क्या सही है क्या गलत है, जांच का विषय पुलिस का है, लेकिन जो सही है उसको इंसाफ मिले और जो गुनहगार है उसको सज़ा मिले। हेलो हेलो, उर्मिला जी बोल रही हैं? हेलो हेलो हेलो, हाँ उर्मिला जी बोल रही हैं? हाँ उनकी बेटी बोल रही हूँ मैं, बोलो सर। उर्मिला जी से मेरी बात करवाइए, आप लाइव हैं इस वक्त जी न्यूज़ पोर्टल पे। अच्छा सर, एक सेकंड। तो उर्मिला जी से हम बात करेंगे और देखेंगे उनकी पीड़ा क्या है, वो क्या बताना चाह रही हैं और आखिर में उनको क्यों भटकना पड़ रहा है। एक ऐसी बुजुर्ग महिला जिसके पति सेना में थे और जिन्होंने देश की सेवा की, लेकिन आज वो न्याय के लिए गुहार लगा रही हैं। हेलो, हाँ उर्मिला जी बोल रही हैं? हाँ जी मैं ही बोल रही हूँ, बोलो। हाँ उर्मिला जी, अजय भारद्वाज बोल रहा हूँ जी न्यूज़ पोर्टल से, और आप लाइव हैं इस वक्त, लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है मैम? अच्छा उर्मिला मैम, मुझे बताइए, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए आपके पति का नाम क्या है? मेरे पति का नाम है स्वर्गीय बाबूलाल जी शर्मा। बाबूलाल जी शर्मा, सेना में नौकरी थी उनकी, भारतीय सेना में? हाँ जी, भारतीय सेना में उन्होंने 2 लड़ाइयाँ लड़ी थी, एक 65 की और एक 71 की। ओके, अच्छा मैम, कहानी शुरू कहाँ से होती है या गड़बड़ हुई कहाँ पर, ये मुझे बताइए। आखिर ये घटनाक्रम है क्या? एक बात ऐसा है साहब, मेरी बुजुर्गों की जमीन थी। हाँ, पुश्तैनी ज़मीन। पुश्तैनी जमीन है। कहाँ पर है ये? ये ब्रह्मपुरी कॉलोनी, बंकी रोड पे, हिंडौन में? हिंडौन में जी। है। तो उन लोगों का 15 फीट के रास्ते के को उनका मकान था। वो उर्मिला मैम, वो लोग कौन है? वो लोग भी एक ब्राह्मण है, बल्लूपुरा के गांव के। तो उन लोगों को हमने क्या, बहुतों ने मना किया कि इनके प्लॉट में पानी मत चलाओ। तो खूब तो पानी चलाते थे। गंदी बच्चों को लैट्रिन कराना, गैया भैंस बांधना है। वो एक तरीके से कई सालों से आपके प्लॉट का यूज कर रहे थे। हाँ जी, ठीक है। फिर हमारा जो बुजुर्गों के टाइम का पड़ोसी था ना, खेत वाला जी, उसने कहा था कि तुम्हारी चीज वो कर लो। हाँ, अपने कब्जे में ले लो और बाउंड्री करवा लो। हाँ जी, मैंने बाउंड्री करवाई। उसी के बाद हम लोग 27 जनवरी को अपने प्लॉट में कुछ गिर रहे थे। तो कहते हैं कि यहाँ ऐसे नहीं करोगे। फिर हम लोग अपने बच्चे को लेके अपने घर आ गए थे अंदर। तो हम अंदर आए अपने मकान से। तो उसका लड़का भगवत, उसकी औरत और 8-7 आदमी आए हैं। फिर उसका भाई आ गया, कृष्ण मोहन पंची है। तो हमको आके मारना पीटना किया। तो जब मार पीट रहे थे तो देखो मेरे भी बच्चे ने दिया है देवालय। उस वक्त आपके घर में कौन कौन मौजूद थे? मैं थी, मेरा बच्चा था और मेरी बहू थी, और उसकी बहू की गोदी में एक बच्ची थी जब 3 महीने की। तो मेरी बहू ने वीडियो कैसेट बनाई। ठीक है, वो वीडियो कैसेट बनाई थी और तो उस पर से खींचातानी करी और फिर मेरी बहू के कपड़े फाड़े। ठीक है, बंटी ने मेरी बहू के कपड़े फाड़े थे साहब। और अच्छा, ये घटनाक्रम कब का है मैम? ये 27 जनवरी का 12:30 बजे का दिन का। 27 जनवरी 2021। हाँ जी, ठीक है। तो
फिर उसके बाद में हम गए थे एप्लीकेशन देने के लिए वहाँ पुलिस में मंडी चौकी। ठीक है। तो हरी सिंह ने हमारी तो बोल दे के फाड़ के फेंक दी। आपकी FIR फाड़ दी? हाँ, और उन्होंने खुद ने अपनी उंगली का। आज एक बात बताइए भाई साहब, कि दराज से या किसी भी चीज से बाहर करते हैं, ये कहते हैं कि मेरे लड़के ने काटी, तो किसी चीज से जब बाहर करेंगे तो 4 उंगलियां कटेंगी जी। हाँ, एक उंगली कैसे कटेगी? इसने खुद ने, भगवत ने अपनी उंगली काट के मेरे लड़के के को मुकदमा लगाया है। ठीक है। और हरी सिंह ने इनसे से पैसा खाया है बंदा। अच्छा, इसको लेकर के आप लोग कितनी बार थाने जाया है अब तक? मैं कम से कम वहाँ गई थी 5-6 बार। क्या कहते हैं पुलिस वाले, आपकी FIR दर्ज की या नहीं की? FIR तो दर्ज लेनी थी जब हम सब मावे ठोपे थे। और उसके बाद में हमारी तो जो वीडियो कैसेट बनाई थी उसका भी कम दे के आए, सब कुछ दे के आए, मगर कुछ नहीं है, हमारा तो कुछ नहीं रखा उन्होंने। और मेरे उनके वो लगा दिया मेरे लड़के तक के। अच्छा, इसको लेकर के आपने कहाँ शिकायत की अब तक? उन्होंने आपने कहाँ शिकायत की है? मैंने कलेक्टर के यहाँ करी साहब। कलेक्टर से? अच्छा उर्मिला मैम, कलेक्टर से मिली हैं क्या आप? हाँ भाई साहब, मिली हूँ। फिर कलेक्टर ने क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब ने क्या जवाब दिया आपको? मेरे को ये कहा एप्लीकेशन लेके कि हम करेंगे बस, और कुछ नहीं कहा। ठीक है। और उसी टाइम जब हम एप्लीकेशन देवे गए ना, जब मेरा लड़का पैसा लेके, उसने हरी सिंह ने बंद कर दिया मेरा लड़का। जब मैं बड़ी उससे लाई थी किसी ने कि नहीं ये लड़का ऐसा नहीं है, जब अब वो ये सोच रहा है कि इस लड़के को बंद कर वो करें। अभी भी पुलिस वाले आते हैं क्या आपके घर पे? हाँ, एक दिन आए थे रात में 4 बजे के करीब। रात में 4 बजे? हाँ, क्यों? 4 बजे आया था हरी सिंह, उसके साथ 2 गाड़ियां आई थी आकर के, और पूरा मकान देखा था मेरा। मैंने कह दिया मैं कि देख लो मेरा लड़का कहीं नहीं है। अच्छा, सर्च रात के अंधेरे में सर्च किया था उन्होंने? हाँ, और गाली गलौच भी करी थी उसने। उस वक्त घर पर कौन मौजूद था? मैं और मेरी बहू थे बस। और बेटा कहाँ गया था? बेटा कहाँ गया था उस वक्त? बेटा तो मैं इधर उधर चला गया, वो पकड़ने की वजह से सब क्या करूं। मैं और मेरी बहू थे, दो छोटे छोटे बच्चे थे किराएदार, उनके भी कमरे खुलवा के नहीं, मैंने दिखा दिए कि देखो ये नहीं है मेरे बच्चे, मेरा मकान वो करके नहीं। अभी उस प्लाट की स्थिति क्या है मैम? उस पर किसका कब्जा है और क्या चल रहा है? अभी तो बाउंड्री मेरी हो गई साहब। हाँ, आपका तो है ही वो प्लॉट है ना? हाँ जी, प्लॉट भी मेरा है, बाउंड्री भी मैंने करा दिया, और भी मेरे मकान के बगल में 2 प्लॉट है और भी है मेरे। अच्छा, अब वो लोग क्या हरकत कर रहे हैं? वो लोग तो जब कभी हम निकलते हैं ना तो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, और बस वो करते हैं साहब, चीटाकती जो करते हैं ना वो करते हैं साहब। अभी आपकी क्या मांग है प्रशासन से और आप क्या चाहती हैं उर्मिला मैम? मैं ये चाहती हूँ साहब कि मेरे बच्चे को ढंग से घर आए और वो करे। मेरे बच्चे की कोई गलती नहीं है ना, तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और वो मेरे घर पे आए थे, कैसेट वगैरह देखो और आरोपियों को सजा दिलाओ। उर्मिला मैम, हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि आपकी जो समस्या है, आपका जो दर्द है ना, वो हम प्रशासन तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और मैं आपसे इस निवेदन करता हूं कि एक बार आप DYSP किशोरी लाल जी से मिलें और अपनी इस बात को बताएं। मैं भी उनको फ़ोन करके ये कहूँगा तो वो ज़रूर कार्रवाई करेंगे मैम। अच्छा, किशोरी लाल जी से सुबह मिल लूं मैं? बिल्कुल मैम, आप बेझिझक उनसे मिलिए। मैं किशोरी लाल जी को फ़ोन करूंगा और वो आपकी इस मामले में ज़रूर हेल्प करेंगे। और SP महोदय जो हैं उनसे भी मैं बात करने का प्रयास करूंगा। और जो दोषी है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, निर्दोष कोई फंसना नहीं चाहिए।
बस मैं तो यही चाहती हूँ साहब, इन्होंने ये हरी सिंह ने पैसा लेकर के और आप यूँ कहोगे कि मेरी तो छोरे की यहाँ से भी जमानत खारिज करा दी और वहाँ से भी जमानत खारिज करा दी। अच्छा, और वो जो वीडियो वगैरह है वो भी आप हमें भेजना मैम। अच्छी बात है भाई साहब, भेजूंगी। ठीक है मैम, है ना, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक हमसे संपर्क कर सकते हैं। अच्छी बात है भाई साहब। और मैंने तो देखो अपने उसमें मेरी जमीन मैंने कम से कम 1-1 फीट छोड़ के नहीं और मेरी बाउंड्री बनाई है मैंने तो। कोई आके देख, आप आके देख सकते हो। चलिए चलिए, नहीं आपकी पूरी हेल्प करेंगे मैम हम, जो भी हो सकता है। अब बताइए आप, मुझे नहीं पता कि सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन कुल मिलाकर के जिनके पति ने देश की सेवा की और 2 युद्धों में भाग लिया, आप सोचिए आज उनकी बेवा को इस तरह की चीज़ें देखनी पड़ रही हैं कि वो घर में सुरक्षित नहीं है, जिनके पति ने देश को सुरक्षित रखने का मादा उठाया था। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं सर जो सामने छलक करके आते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई जिन्होंने मुकदमा किया वो छुपते फिर रहे हैं और जो गुनहगार हैं वो आज़ादी के साथ में घूम रहे हैं। कितने सारे ऐसे मामले हैं सर जिनमें तंत्र के अंदर की जो गड़बड़ी है ना और जो भ्रष्टाचार है वो निकल करके सामने आता है। एक तरफ तो राज्य सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि साहब हमने राजस्थान में FIR लिखना अनिवार्य कर दिया, वहीं FIR लिखने के ना, पहली बात तो लिखी नहीं जाती, सुनी नहीं जाती, FIR को या एप्लीकेशन को फाड़ के फेंक दिया जाता है, लोगों से मिसबिहेव किया जाता है, गाली गलौज के बिना तो पुलिस वाले बात नहीं करते। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सी व्यवस्था है? ये कौन सा युग है जिसमें हिंदुस्तान जी रहा है? ये सोचने वाली बात है। बहुत सारी चीज़ें आती हैं सर हमारे सामने जब महिलाओं के साथ मिसबिहेव किया जाता है। आम आदमी इन लफड़ों में नहीं पड़ना चाहता और कहते हैं कि जिस दिन शरीफ आदमी अपनी शराफत छोड़ देगा ना साहब, उस दिन बदमाश भी नहीं टिक पाएंगे। ये सही बात है। एक आम आदमी अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ सुखी जीवन यापन करना चाहता है कि बस मुझे 2 निवाले सुकून के मिलते रहें और मैं हंसी खुशी के साथ अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर सकूं। ना वो अदालतों की शक्ल देखना चाहता, ना वो पुलिस वालों का चेहरा देखना चाहता, ना वो पुलिस स्टेशन के दर पे जाना चाहता और ना वो अदालतों के चक्कर लगाना चाहता। मगर कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से या समय और परिस्थितियों की वजह से उसे उस दौर से गुजरना पड़ता है जो उसने कल्पना नहीं की थी। कई लोगों के दर्द है सर ऐसे, और यही हमारा मुद्दा रहेगा अब इसमें जब हम ये एपिसोड शुरू कर रहे हैं। मेरी आवाज़ सुनो, आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा? मीडिया को आप कहते हैं कि बिकाऊ हो गया, पार्टी पॉलिटिक्स में फंस गया। माफ़ करना, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और अगर मीडिया नहीं होगा ना तो मीडियम नहीं होगा, और जनता के बीच में और प्रशासन के बीच में पुल का जो काम मीडिया करता है ना वो भी बंद हो जाएगा। इन्होंने काफ़ी दिन से मुझे लगातार ये भेज रहे थे, मुझसे संपर्क कर रहे थे कि सर हमारा ये दर्द है। बहुत सारे एविडेंस इन्होंने, जितनी भी FIR हैं PMO को इन्होंने जो भेजी, CM को भेजी, कलेक्टर को भेजी, वो सारी चीज़ें इन्होंने मुझे भेजी। मैंने उन सबको एनालिसिस किया, उनको देखा, पढ़ा, और उसके बाद फिर मैंने आज इनसे संपर्क किया और मैंने कहा कि बिल्कुल मैम, हम जो हेल्प आपकी हो सकती है करेंगे। देखिए, हमें नहीं पता सही क्या है, गलत क्या है, सच कौन है और झूठा कौन है, मगर इतना चाहते हैं कि समय पर बात सुनी जाए और तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश ना किया जाए। जिनके पास धनबल है, बाहुबल है, वो जिंदा है, और जिनके पास कुछ नहीं है ना साहब, वो मुर्दे के समान जीवन जी रहा है इस देश में। तो ये कैसे चलेगा? जीने का सबको हक है, और जो संविधान एक व्यक्ति पर लागू होता है वो इस हिंदुस्तान में पूरे 135 करोड़ लोगों पर लागू होता है। ये एक मुद्दा था, और बिल्कुल उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और आप लोग शेयर ज़रूर कर रहे होंगे। सर शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? लोग कम कर रहे हैं ना, वही तो बात है। जब आप शेयर नहीं करेंगे तो फिर प्रशासन की घंटियाँ कैसे बजेंगी? शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। एक और मुद्दा है जो अब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। देखो दोस्तों, अवैध बजरी खनन हो या पत्थरों का खनन हो, पहाड़ों को तोड़ करके छोटा करते जा रहे हैं, नदियाँ सिकुड़ती जा रही हैं। क्यों सिकुड़ रही हैं? क्योंकि अवैध बजरी का खनन होना है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। पर क्या बजरी रुकी? नहीं रुकी।
एक नया तंत्र पनपा और उसको हमने कह दिया बजरी माफिया। फायरिंग भी करता है और पुलिस को आंख भी दिखाता है, प्रशासन की नाक के नीचे से वो सारे गैरकानूनी काम कर रहा है। जिनको पहले कानून मान्यता थी वो अब सारे काम गैरकानूनी हो गए। निर्माण के लिए बजरी की ज़रूरत है, निर्माण के लिए पत्थरों की ज़रूरत है, निर्माण के लिए अन्य जो मटेरियल है उसकी सबकी ज़रूरत है, लेकिन अब सरकार की नज़र में वो मटेरियल अवैध हो गए। तो क्या काम रुक गया? काम तो नहीं रुका, काम तो पहले की तरह चल रहा है। फिर गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ यहाँ है कि सरकार एक तरफ तो कह रही है, मतलब क्या है, देखो इसमें सिचुएशन क्या है, जैसे कई बार हम क्या करते हैं ना, यूं लगाते हैं हम पर्दा। सरकार का जो पर्दा है ना प्रशासन का, वो यूं है। इस तरफ से तो हम कह रहे हैं कि कानूनन बैन है, मगर दूसरी साइड से हम कह रहे हैं चल रहा है, चलने दे। ये सिचुएशन है। अब इसको मैनेज कैसे करना है? आप क्या मैनेज करोगे, हम क्या मैनेज करेंगे? मैनेज तो फिर भी प्रशासन ही करेगा। अब आपको मैं बताता हूँ, ये जो दूसरी कहानी है, ये जो दूसरा जो पहलू है वो है बानौर गांव का डूंगरवाड़ा बामनवास का। एक किसान है, उसके घर में ट्रैक्टर है, थ्रेसर है, कुट्टी की मशीन है, कृषि का छोटा मोटा वो काम करता है और अपना जीवन यापन करता है। उसके घर में खनन विभाग ने भेजा 10,20,000 का चालान। कितना? 10,20,000 का चालान। और जो नोटिस भेजा उसमें लिखा हुआ था कि आपके द्वारा ओवरलोडिंग की गई है, इसके सबूत हमारे पास हैं, और उस ओवरलोडिंग के चलते खनन विभाग आपसे वसूल करेगा 10 लाख रुपए। यहाँ तक कहानी में कोई गड़बड़ नहीं है। कहानी में गड़बड़ कहाँ हुई कि जो खनन विभाग ने जो नोटिस भेजा उसमें जो उन्होंने सबूत भेजे और जो फोटो भेजी वो था आयसर ट्रैक्टर, ठीक है। जबकि उस किसान के पास है मैसी फर्ग्यूसन और उसके पास तो ट्रॉली भी नहीं है ना। जोरदार बात। ना उसके पास ट्रॉली है, ना उसके पास में आयसर ट्रैक्टर है। नोटिस भेजा है 10 लाख रुपए का, फ़ोटो भेजी है आयसर ट्रैक्टर की। और अब ये किस्सा वही जनवरी फरवरी का है और लगातार नोटिस मिलने के बाद में उस किसान को प्रताड़ित किया जा रहा है खनन विभाग के द्वारा। उससे कहा जा रहा है कि भाई साहब जल्दी से जल्दी ये पैसे जमा करवाओ, ना मेरा गुनाह। मतलब वही बात है ना, जैसे सीरियल शुरू होने से पहले आता है कि इस कहानी के समस्त पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक हैं, इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। ये वही स्टोरी है। ना तो उस किसान का इस घटना से कोई लेना देना, ना वो इस कहानी का पात्र है, लेकिन 10 लाख रुपए की जो तलवार है ना वो उसके सिर पे लटक रही है। मामला है क्या, अब मैं आपको सुनवाता हूं और उस व्यक्ति से आपकी बात करवाता हूं जो इस 10 लाख रुपए की टेंशन को 4 महीने से झेल रहा है। खनन विभाग में उसने सूचना भी दे दी, साहब ये मेरा मामला नहीं है, किसी और को भेजो जिसका ये मामला है। ड्राइवर से मिलो, टोल नाके पे जाओ, मैं क्यों जाऊं? नोटिस आपने भेजा, गलती आपने की, बेवकूफ़ी आप कर रहे हैं, परेशान मुझे कर रहे हैं। ये चीज़ें तो नहीं चलेंगी। चलिए उनसे मैं आपकी बात करवाता हूँ और ये पूरा मामला क्या है इसको दिखवाता हूँ, और कहीं ना अगर शर्म होगी खनन विभाग के तो वो ज़रूर हरकत में आएगा। हेलो, हाँ सर, विजय जी बोल रहे हैं? नहीं, देवी सिंह जी ने बोल रहा हूँ सर। हाँ देवी सिंह जी। देवी सिंह जी, पहले मैं आपके बारे में बता दूं कि देवी सिंह जी जो हैं वो आप उनके पुत्र हैं जिनको ये नोटिस भेजा गया है? हाँ सर, उनका बेटा हूँ। ठीक है। देवी सिंह जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं गांव मेरा बानौर है, डूंगरवाड़ा पोस्ट है, तहसील बामनवास से सर। ओके। आपके पिताजी का शुभ नाम? लक्ष्मीराम मीना। ठीक है। क्या करते हैं आपके पिताजी? मेरे पिताजी सर खेती करते हैं। खेती करते हैं। खुद की कितनी ज़मीन है आपकी? सर 16-17 भी गए। अच्छा, तो उसके लिए फिर ट्रैक्टर वगैरह ले रखा है आप लोगों ने? बिल्कुल सर, अभी नया ट्रैक्टर लिया है मैंने, 2 साल हुई है मेरे ट्रैक्टर को। कौन सा ट्रैक्टर है आपके पास? DI मैसी फर्गूसन 245। ओके। अच्छा मुझे ये बताइए देवी सिंह जी, बड़ी हंसी आ रही है मुझे इस मतलब बेवकूफ़ी पे जो खनन विभाग की है कि सर मैं खुद परेशान हूँ। ये मैटर है क्या और इसकी शुरुआत हुई कहाँ से? सर मेरे बड़े बड़े भाई साहब हैं जो घर रहते हैं, उनके लिए मैंने ट्रैक्टर दिलवाया था। ठीक है। मैं खुद सर्विस करता हूँ। ठीक है। आप किस विभाग में? मैं शिक्षा विभाग में हूँ सर। कहाँ पर पोस्टेड हैं आप?
दिल्ली पोस्टिंग में जी सर। ओके, बताइए मुझे। तो सर बड़े बड़े भाई साहब के पास नोटिस गया। अच्छा, के भाई या नोटिस को पढ़ियो। नहीं, नोटिस किसके नाम से गया था? ये गया था कि आपने ओवरलोडिंग में बजरी में। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ नाम किसका लिखा हुआ था उस नोटिस में? मेरे पापा का नाम लिखा हुआ था सर। ठीक है, अब उसमें लिखा हुआ क्या था? जिला परिवहन अधिकारी के यहाँ से गया है, माधोपुर सर। ठीक है, क्या लिखा था उसमें? ये लिखा हुआ था कि आपने झगड़ा, ताजपुर, सलेमपुर, ये आपका चिरकला का डूंगर है ना सर, हाँ हाँ, यहाँ से ओवरलोडिंग ट्रॉली लेके गए हैं आप। बहुत बढ़िया। कब लेके गए थे साहब? ये सर बिल्कुल लॉकडाउन था, जब कोई साधन नहीं था पिछले लॉकडाउन का। और 35 चालान है, एक नहीं सर, 34 चालान है। अच्छा, अब उस 34 चालानों का अब मेरे ट्रैक्टर, जबकि मेरे पास में सर ट्रॉली नहीं है। अच्छा, ट्रॉली नहीं है आपके पास? नहीं सर, पूरी पंचायत में पूछ सकते हो आप, मेरी ग्राम पंचायत है उसमें पूछ सकते हो, मेरे गांव में पूछ सकते हो आप। तो फिर माल काहे में भर के लाए थे आप? ये तो सर खनिज विभाग बताएगा सर। हाँ, अच्छा चलिए, उन्होंने नोटिस भेजा और उसमें ये क्या लिखा था? आगे आपको 15 दिन के अंदर अंदर हम अपडेट होना, नहीं तो आपका ट्रैक्टर ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। मैं गया भी था सर। मैं गया पहले आरटी ऑफिस में। ठीक है, आरटी ऑफिस वालों ने लिख के दे दिया कि ये माजा ले जाओ आप माइनिंग में। ठीक है, माइनिंग में गया, उन्होंने एप्लीकेशन लिखवाई मेरे से। क्या लिखवाई? लिखवा के अब भाई हाँ मेरा ट्रैक्टर नहीं है, किसी और का है, गलती से नंबर लिखे गए। मतलब मैं गलती से जो उन्होंने लिखा होगा जो कांटा है वो सरकारी कांटा है। नहीं, अच्छा एक बात बताओ मुझे देवी सिंह जी, उन्होंने फोटो भी भेजी थी क्या आपको? बिल्कुल सर, उन्होंने नहीं भेजी, मैंने खुद ने कटवाई है। मेरे भी आप कैसे कटवाई है वो तो मैं जानता हूँ सर। ठीक है, और वो फोटो किसकी थी? आयसर ट्रैक्टर की? आयसर ट्रैक्टर की है, नंबर दे रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि ट्रैक्टर की फोटो आयसर की है, नंबर आपके हैं? अब ये तो सर या तो फर्जी है या कांटे वाले की गलती है, ये माइनिंग वाले नहीं कहते हैं, या तो कांटे वाले की गलती है या फिर गलती से लिख दिए होंगे, हो सकता है। अच्छा, तो फिर को राजी नहीं है। अच्छा, आगे क्या हुआ फिर बताइए मुझे। मैं सर सवाई माधोपुर गया हूँ 2 बार। दोनों बार ये कहा मेरे से कि सर अभी तो अधिकारी चेंज हो गए। अनिल गुप्ता जी से पहले उन्होंने मेरे सामने फोन किया था माइनिंग वालों को। हाँ। लीज हो रही है ना उनको फोन किया था, उनसे कहा था कि वहाँ से 10 दिन के अंदर अंदर आपके इसका बेचारे का परेशानी सर समझौता करो। उन्होंने कहा कि सर हम आ जाएंगे। ठीक है, उनका हो गया बेचारे का ट्रांसफर गुप्ता जी का। उसके बाद में फिर मैं पुष्पेंद्र मीणा जी आए, उनसे बात करी मैंने कि भैया आरटीओ में जाके मिलो। आरटीओ में कोई बात करने को राजी नहीं। बाबा ये तो चालान है, इसको जमा करा दो। कितने का चालान है? 10,20,000 का। सर मैं भूल गया, इतना तो मैं कंफर्म नहीं है, पर 10 से ऊपर का है। बहुत बढ़िया। फिर मैंने उसके बाद में कोरोना लग गया, मैं तो भूल गया बिल्कुल। मैं अभी कोरोना खुलने का उसके बाद में जाऊंगा मैं। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए देवी सिंह जी, अचानक एक इसको कहते हैं ना कि सर मुड़ाते ओले पड़ना, कि बेवजह की एक टेंशन आपको दे दी गई। वास्तव में मुझे ये बताइए कि ये इससे कितनी मानसिक स्थिति खराब हो रही है? मानसिक स्थिति में अगर मेरे पिताजी की तबीयत देख लो ना, उस टाइम जब 10 लाख का जब एक तो पूरी पब्लिक हंसी, ट्रॉली नहीं है, ये कैसे चालान आ गया। वेरी गुड। ठीक है, मैं कोई बात ना हंसने दो, हंसवा दो। लेकिन मेरे बापू को मैंने उस टाइम 10,000 रुपए इलाज में लगाए, डिप्रेशन में आ गए। डिप्रेशन में आने के बाद कहा टेंशन मतलब जो भी होगा फेस करेंगे, जो भी होगा, जो लड़ेंगे, मुझे आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे। फिर भी सर इन्होंने 10.5 लाख। अब फिर आया था एक, जो वो पहुंचा नहीं मेरे पास, फोन ही आया था डायरेक्टली। कहाँ से आया था? आपने जवाब वही सवाई माधोपुर से आया था कि आपने वो चालान का क्या किया। साहब अभी पैसा नहीं है मेरे, तो मैं केस करूंगा उपभोक्ता में, उसके बाद में बात करेंगे अपन में। तो देवी सिंह जी, फिर आपने अपनी ओर से क्या कार्रवाई की है इस मामले में? मैं तो सर एप्लीकेशन देके फिर उसके बाद में शांत हो गया, क्योंकि मेरे सर मैं तो रहता नहीं हूँ। और पापा जी बड़े आदमी, भाई जो खेती करता है और इतना समझता भी नहीं है वो। ठीक है, अभी आप क्या चाह रहे हैं? अब मैं तो ये चाह रहा हूँ सर, ना तो मेरा ट्रैक्टर है, मैं तो ये चाहता हूँ ना तो मेरे को कुछ करना, मेरा समझौता हो जाए इसके ठीक करके। नहीं, पर आप ये नहीं चाहते देवी सर कि इस तरह के अगर भ्रष्ट तंत्र को चल रहा है तो इनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। आज मेरे ये किसी बेचारे भाई से किसी से ना हो, मैं तो ये कहता हूँ इनको सोच के काम करना चाहिए। भाई क्या ट्रैक्टर है, कौन सा आरटीओ के पास तो है सर ये चीज।
परिवहन अधिकारी के पास में तो DI लिया था, उसका चेसिस नंबर भी होंगे, मॉडल जो अच्छा देवी सर, एजुकेशन से आप जुड़े हुए हैं, बहुत एजुकेटेड हैं, आपको लगता है कि पता नहीं हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार इतना अंदर तक जड़ फैला चुका है कि आम आदमी तो पिस करके रह गया इसके बीच में? सर आज चलो ठीक है, मेरे बाप से पहले जब मेरे पापा जी गए थे, जो ये कहा था कि बाबा ये तो चालान जमा ही कराना पड़ेगा आपको, चाहे कुछ भी कर लो। आपने कराया हुआ, हमें क्या पता कि ट्रैक्टर आपके पास ट्रॉली है कि नहीं है। मेरे पापा जी को ये जवाब था सीधा। ठीक है। 3 नंबर काउंटर, सवाई माधोपुर, जिला परिवहन अधिकारी। पर जिन लोगों ने जो लोग जिनकी ये गलती है, जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। सर इसमें नंबर लिखे हुए हैं, जो चालान कटे हैं ना सर, ये रवन्ना इसके, उनमें नंबर लिखे हुए हैं। वो कहता मेरी क्या गलती है, मैं क्या करूँ, उसमें लिख दिए होंगे। इसमें मुख्य दोष किसको देते हैं आप? सर मेरे हिसाब से तो लीज वाले को दोष देता हूँ मैं सर। जो खनन विभाग का है। हाँ, खनिज विभाग से। फिर मैं देता हूँ RT ऑफिस को दूसरे नंबर पे। चलिए, जब आपने मेरे को चालान भेजा है तो कम से कम ये तो देखते हैं कि DI का भेज रहे हैं, कम आईसर का भेज रहे हैं। जब सर उनके पास तो ये भी पता कि मॉडल नंबर कौन सा है, क्या चीज लिया है इसमें, क्या नहीं लिया है। अच्छा, आपने हमें ये खबर क्यों भेजी? चैनल वगैरह देखते हैं आप हमारी खबरें? बिल्कुल सर, मैं आज से नहीं बहुत दिन से देखता हूँ मैं, और आज एक दिन मैंने आपको फोन भी किया था, नहीं उठाया, आज मैंने लिख के व्हाट्सएप किया था आपको। जी 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 जी, क्योंकि मैं परेशान हूँ सर, क्योंकि मेरे पिताजी रोज फोन करते हैं मेरे को। अच्छा, कितने लोग हैं जो वहाँ जी न्यूज़ पोर्टल देखते हैं आपके एरिया में? मेरे एरिया में सर हम कम से कम, मैं तो यहाँ मेरी कॉलोनी बता रहा हूँ, अपने RGM हॉस्पिटल के सामने 15-20 आदमी है। अच्छा, जो हमारा चैनल देखते हैं? हाँ बिल्कुल सर। भरोसा है हमारे चैनल पे? बिल्कुल सर, सत्यता का भरोसा है। यस। अब मैं आपको एक भरोसा दिलाता हूँ देवी सिंह जी, इस मैटर को हम बहुत शानदार तरीके से उठाएंगे, और आपसे इतना वादा ज़रूर करता हूँ कि आपको 1 रुपया भी गलत तरीके से देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? और जो नहीं, बात पैसे की नहीं होती है सर, बात ये होती है कि आखिर ये भ्रष्ट तंत्र कब तक इसी तरह अपनी जड़ें फैलाता रहेगा, कब तक इसी तरह लोगों को बेवजह परेशान करता रहेगा। बिजली विभाग में भी देखो तो वही बात है, लोगों के गलत VCR भर दिए जाते हैं और फिर समझौता करो। क्यों करें हम समझौता? जिसने गलती करी है उसको सजा क्यों नहीं मिलती? सर मैं खुद परेशान हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप बेफिक्र रहें, इस मामले को हम बड़े लेवल पर उठाएंगे, और आगे कोई भी घटनाक्रम होता है तो आप हमको ज़रूर इस बारे में बताते रहना, अपडेट करते रहना सर। बिल्कुल सर, लेकिन सर हाथ जोड़ के विनती यही है कि मेरा काम हो जाए बस। होगा, और ज़रूर होगा, भरोसा रखें, सच हमेशा सच रहता है, ये याद रखिए आप सर। चाहे वक्त लग सकता है, मगर आप गलत चीज़ का पैसा तो हम नहीं देंगे। नहीं सर, देखो सर, झूठ बोलना बेकार है, किसी ने पैसे की तो कोई बात ही नहीं है मेरे सामने। ठीक है ठीक है, लेकिन आप सोचो, अच्छा ये मैटर फरवरी का है शायद? हाँ सर, फरवरी का है। और फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, है ना? 2 बार सवाई माधोपुर जा चुका। लेकिन अभी तक कोई काम हो नहीं रहा, इसमें आगे कहानी बढ़ नहीं रही। अब तक मैं दोबारा गया था जब उन्होंने माइनिंग विभाग में एप्लीकेशन देके आया, उन्होंने ये तड़का दिया कि जाओ आप परिवहन अधिकारी से बात करो। परिवहन अधिकारी साहब बात मिलने को राजी नहीं है, बात करने को राजी नहीं है, काउंटर पे बात कर लो। काउंटर वाले कहते हैं कि चालान जमा करा दो। सर मैं क्यों करवा दूं जब मेरा ट्रैक्टर नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास में? आप पंचायत में पूछ लो पूरी में। नहीं बिल्कुल, और वो तो जितने सबूत हैं वो खुद चीख करके ये कह रहे हैं कि ना तो ये वो ट्रैक्टर है, ना वो नंबर है। सर उसमें नंबर लिखे हुए हैं, मोबाइल नंबर चालान में, जिस ड्राइवर के, मालिक के, और जिसमें फोटो है आईसर की क्लियर है। आपने मालूम करा वो ट्रैक्टर कहाँ का है, कौन है? बिल्कुल सर, मैंने मालूम किया, बहुकला का है। अच्छा, लेकिन वो कहता भाई मेरी क्या गलती है? बेचारे उसकी क्या गलती, लिखने वाले की गलती, कांटे वाले की। सही बात है, उसको ID प्रूफ लेना चाहिए, ट्रैक्टर की RC लेनी चाहिए जब खुलता है कांटा तो। चलिए, नहीं पर देवी जी, इसमें है ना, आगे हम काम जरूर करेंगे, और आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, कोई नाइंसाफी आपके साथ नहीं होगी, और कोई भी इल्लीगल तरीके से आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, है ना? और जो इसमें दोषी है ना, हम तो ये चाहेंगे कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, कि मोटी मोटी तनख्वाह लेने वाले ये लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं ना और अफसरशाही कर रहे हैं, ये लोग अगर इतने ही बेवकूफ़ हैं तो अपनी नौकरियाँ छोड़ करके, और जो इंटेलिजेंट लोग हैं उनको इन नौकरियों पर बैठाया जाए। सर मैंने ये भी कहा था सर, आप एक बार RC देख लो, बिल देख लो, मेरा जो ट्रैक्टर लिया है मैंने, देख लो सर। एक गलती और इनकी परिवहन विभाग की मानो, चाहे कंपनी की मानो, मैसी वालों की जी,
2 साल हो गए मेरे ट्रैक्टर को, आज तक मेरे पास में नंबर प्लेट नहीं पहुंची। इन्होंने कहा था कि बाई पोस्ट घर पहुंचेगी। अच्छा, हम फोन करेंगे या ठुकवाने के लिए यहाँ आना पड़ेगा आपको। मैं बेशक आऊंगा मैं, आज तक मेरे पास नंबर प्लेट नहीं पहुंची है सर ट्रैक्टर की। हाँ सर। कहाँ से लिया था आपने? गंगापुर गहलोत कंपनी से सर। ओके, नो टेंशन, कल इस बारे में ज़रूर बात करेंगे, ठीक है? मैं कंपनी में कम से कम ज्यादा नहीं तो 30-35 बार गया रहूंगा। अच्छा, क्या कहते हैं? उनका आई नहीं है, बनी नहीं है आपकी। तो कहाँ अटक गया तो फिर मामला यूँ के? कहाँ विदेश से बन के आएगी क्या? उनका हमने पता किया है, बता देंगे। और जब जाता हूँ 3 दिन बाद में जाना जाता हूँ तो कोई जवाब नहीं मिलता उनका आई नहीं है अभी तक। तो रजिस्टर देख लो, बगैर रजिस्टर बता देते हैं वो तो। अच्छा, किस्त बराबर आपकी जा ही रही है? बिल्कुल सर, अगर एक भी किस्त डाउन हो या एक दिन भी लेट हुई हो तो मैं उसका हटाने देने को तैयार हूँ। चलिए देवी सिंह जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, और बेफिक्र रहिए आप कि आपके साथ गलत नहीं होगा। और कल ये जो गहलोत ट्रैक्टर वाला मामला ना, इसको भी मैं सुलझाऊंगा, ठीक है? और अगर गांव में और आसपास आपको कहीं लग रहा है ना कि किसी और के भी साथ में ऐसा हुआ है तो मुझे ज़रूर बताना आप। सर मेरे नज़र में तो कोई है नहीं है ऐसा, देखो सर। चलिए, लेकिन जो भी है हम मिल करके और बेहतरीन तरीके से इस समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे सर, बहुत जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। ओके, अब बताओ मैं जो कहता हूँ ना सर, वही बात आई कि अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी, और कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज़ पुरानी, फिर भी कमबख्ती दिल है हिंदुस्तानी। यही तो रोना है ना? इस कहानी के समस्त पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक है, ना व्यक्ति का घटना से मतलब है, ना वो इसका पात्र है। 10 लाख रुपए का नोटिस पहुंच गया और वही ऑफिस वाली कहानी शुरू होती है। कहानी में वही ट्विस्ट आता है, फाइल छोटे बाबूजी के पास जाएगी, छोटे बाबूजी बड़े बाबूजी के पास भेजेंगे, खनन विभाग आरटीओ के पास भेजेगा, आरटीओ खनन विभाग के पास पहुंचेगा। यानी आम इंसान नहीं रहा साहब, फुटबॉल बन गया। ठोकरें लगती रहती हैं और ठोकरें खा करके एक दिन वो बेचारा पंचर हो जाता है। फिर यही तो हो रहा है इस हिंदुस्तान में, भ्रष्ट तंत्र और लाल फीताशाही। बहुत मुद्दे हैं साहब, वो कहते हैं ना कि मुद्दों की कमी नहीं है गालिब, एक ढूंढो 1000 मिलेंगे। तो बहुत सारी कहानियां हैं सर जो निकल कर के सामने आती हैं। जिनके घर में ट्रॉली नहीं है उन्हें नोटिस आ रहा है कि आप ओवरलोडिंग कर रहे हैं, जिनके घर में मीटर नहीं है उन्हें मिल रहे हैं बिल, और जिनके घर में पानी नहीं है सिर्फ हवा से गुजारा कर रहे हैं उनसे कह रहे हैं कि आप ये बिल जमा करवाइए, जबकि उनके आज तक नली नहीं लगा। खम्भे हैं तो तार नहीं है। ये कंडीशन है मेरे देश की। और फिर हम कहते हैं कि 70 साल बाद में 21वीं सदी की दुनिया में हमने प्रवेश कर लिया। शर्म आनी चाहिए बड़े बड़े दावे करने वाली सरकारों को, चाहे वो किसी की भी हो, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो। हमारा किसी सरकार से मतलब नहीं है, हमारा सरोकार सिर्फ आम आदमी से है कि ये आम आदमी अगर खास बन जाए सरकारों के लिए तो फिर कोई आम नहीं रहेगा, सब खास हो जाएंगे। मगर हमने एक ऐसी लोकतांत्रिक प्रणाली को अपना लिया और वही कहते हैं सब चलता है। ये जो परिपाटी है ना, ये बदलनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। मेरी आवाज़ सुनो और इसी तरह लगातार हम नए नए मुद्दे और नई नई आवाज़ आप तक पहुँचाते रहेंगे, प्रशासन तक पहुँचाते रहेंगे। अगर उनके अंदर शर्म है और उन्हें लगता है कि हाँ गलतियाँ हमारी हैं, सज़ा आम आदमी को क्यों मिले, तो ज़रूर वो एक्शन लेंगे और इनको राहत ज़रूर देंगे। वरना वही बात है साहब कि हिंदुस्तान है, हमें एडजस्ट करने की आदत पड़ी है। 52 सीटर सवारी बस है लेकिन हम 150 भी बैठ जाते हैं, हम बैठ जाते हैं। हमें आदत है साहब एडजस्ट करने की, हम तो करते आ रहे हैं। पिछले 70 साल से ये देश एडजस्ट ही तो कर रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर एक व्यक्ति के लिए चाहिए था, मगर एक सिलेंडर से हमने 3 व्यक्तियों की सप्लाई शुरू कर दी ताकि उन्हें राहत मिले, क्योंकि हम एडजस्ट करते आ रहे हैं। एडजस्ट करने की आदत लग गई। सरकारें तो एडजस्ट कर ले, शासन भी एडजस्ट करे कि हाँ अगर किसी के साथ गलत हुआ है उसे समय पर निस्तारण हो, उसे राहत मिले। उम्मीद यही करते हैं। और जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा कि सच कोने में है दुबका, दरारों से झांक रहा है। सच कोने में है दुबका, दरारों से झांक रहा है। झूठ मदमस्त हो चौराहों पर नाच रहा है। और उड़ने दो मिट्टियों को, आखिर कब तक उड़ेंगी? उड़ने दो मिट्टियों को, आखिर कब तक उड़ेंगी? हवाओं ने जब साथ छोड़ा तो ज़मीन पर ही गिरेंगी। तो गफलत में कोई ये ना रहे कि सच को दबाया जा सकता है या अन्याय इसी तरह चलता रहेगा। नहीं,
लोगों को इंसाफ भी मिलेगा, लोग अब जागरूक होने भी लगे हैं, लोग अब आगे आने भी लगे हैं और लोग अब आंखों से आंखें मिला करके बात भी करने लगे हैं और सवाल भी पूछने लगे हैं। और ये पूछने की जो प्रवृत्ति है ना हमारी, अगर ये जाग गई तो जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा। इतने ज़्यादा घोटाले और इतने ज़्यादा गड़बड़ झाले हैं मेरी सरकार में और मेरे तंत्र में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस जो एपिसोड है इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर करना, अपनी राय ज़रूर देना और शेयर ज़रूर करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।